Hi friends, welcome to the SB Geography series। पिछले एपिसोड में हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। रेलवेज, रोड्स, उनका कंपैरिजन और पाइपलाइंस। उसी क्रम में आज हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट 2, जिसमें वाटरवेज, एयरवेज और फाइनली हम कम्युनिकेशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। जल मार्गों के बारे में, वायु मार्गों के बारे में और संचार तंत्र के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, ये अंडर द सीरीज इंडिया जियोग्राफी। तो शुरू करते हैं पहले वाटरवेज से, जल मार्गों से। जल मार्ग ओवरसीज या महासागरीय मार्ग भी हैं और इनलैंड वाटरवेज अंतः स्थलीय या अंतः देशीय जल मार्ग। फ्रेंड्स, महासागरीय जल मार्गों की बात करें तो प्राचीन समय में, काफी पहले, इन महासागरों को महाद्वीपों के बीच में एक बैरियर के रूप में, एक बाधा के रूप में देखा जाता था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से जो दूसरे महाद्वीप में है दूसरे देश जाने में ये महासागर एक बड़ी बाधा के रूप में थे, एक ऑब्स्टेकल थे, बैरियर थे। लेकिन आज हम सभी जानते हैं, इस आधुनिक युग में, तकनीकी विकास के बाद, ये महासागर महाद्वीपों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। ये वही महासागर है जिनको हम बाधा के रूप में जानते थे। ओवरसीज जो जलमार्ग हैं, महासागरीय जलमार्ग हैं, उन जलमार्गों पर विभिन्न देशों में जो समुद्री पत्तन है, सी पोर्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन सी पोर्ट्स को कहा जाता है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है देशों के बीच, वो इन्हीं महासागरीय जलमार्गों के जरिए होता है। ये महासागरीय जलमार्ग, या चाहे उनको हम दूसरे रूप में इनलैंड वाटरवेज, अंतःस्थलीय जलमार्ग, जितने भी जलमार्ग हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सबसे पहले तो इन जल मार्गों में कोई रूट आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता। न रेलवेज बिछानी है, न रेलवे ट्रैक आपको ले करना है, न रोड्स बनानी है। कोई ट्रैक बनाने का इसमें आवश्यकता नहीं होती। सीधे पोर्ट्स का स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है एंड यू स्टार्ट विद दीज वाटरवेज। एक बात। दूसरे, जल में जो ये परिवहन होता है, जो पानी के जहाज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, चाहे वो पैसेंजर शिप्स हों, चाहे वो कार्गो शिप्स हों, फ्रिक्शनल फोर्स जल में कम होता है, लेस फ्रिक्शन इन वाटर्स। परिणाम, फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है, ईंधन कम लगता है, इसलिए चीप भी है। तो वर्तमान में ये महासागरीय जलमार्ग परिवहन के सबसे सस्ते और सुलभ साधन के रूप में है। जितना भी भारी मालवाहन होता है, हैवी फ्रेट या कार्गो कह सकते हैं आप, वो इन महासागरीय जल मार्गों के द्वारा होता है। अब देखें, जो बहुत ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र हैं विश्व के, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, उन दोनों के बीच विश्व का व्यस्ततम ओवरसीज
वाटरवे है, द नॉर्थ अटलांटिक वाटरवे। आप जानते हैं साउथ अटलांटिक वाटरवे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अफ्रीका के पश्चिमी भागों को लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, क्योंकि वहां के देश औद्योगिक दृष्टि से उतने विकसित नहीं है। तो आप देखेंगे उद्योगों को बढ़ावा देने में भी इन महासागरीय जलमार्गों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारी भरकम चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश्ड आइटम्स हो, वो इन्हीं महासागरों के जरिए, महासागरीय मार्गों के जरिए एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। अब देखें, जैसे हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होकर के और यूरोपीय देशों तक जलमार्ग है। पूर्व की ओर जाएं तो मलक्का जल संधि से, हिंद महासागर से अगर आप निकलें तो मलक्का जल संधि दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कोरिया, जापान, इन सब देशों के लिए मार्ग हैं, महासागरीय मार्ग हैं। आप इसी संदर्भ में देखें, कुछ इनलैंड वाटरवेज भी दुनिया के बहुत ही फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चर्चा करें स्वेज वाटरवे, स्वेज कैनाल वाटरवे। अभी हमने कहा केप ऑफ गुड होप से होकर के जाने वाला जलमार्ग, उससे जो दूरी भारत से ग्रेट ब्रिटेन के बीच में होती है, हजारों किलोमीटर की दूरी जब हम स्वेज मार्ग से होकर के जाते हैं, भूमध्य सागर से होकर के जाते हैं, तो कम हो जाती है। आपको पता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज कैनाल। ऐसे ही पनामा कैनाल है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस इनलैंड वाटरवे दुनिया के व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है। इनफैक्ट इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे तो सबसे व्यस्त जल मार्ग है सेंट लॉरेंस नदी पर जो जल मार्ग है। उसकी वजह से आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मध्यवर्ती भाग है, जो कहीं भी महासागर के तट पर नहीं है, वो सीधे जुड़ जाते हैं किससे? अभी हमने बात की थी नॉर्थ अटलांटिक जो वाटरवे है उससे। कहने का तात्पर्य ये जो जल मार्ग हैं, वाटरवेज हैं, वो औद्योगिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, भारी माल वाहन की दृष्टि से देशों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में बहुत बड़े लिंक की तरीके से हैं। और ये जैसा मैंने कहा, इनमें ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, और ये चीप भी है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अब हम थोड़ी बात करें भारत के जो प्रमुख समुद्री पत्तन हैं, मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, द गेटवेज टू इंटरनेशनल ट्रेड, जिनके जरिए हम ओवरसीज जल मार्गों से जुड़ते हैं और व्यापार करते हैं, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो 110 से अधिक संख्या में तो बहुत छोटे छोटे हमारे देश में समुद्री पत्तन हैं, सी पोर्ट्स हैं, और 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, बृहत समुद्री पत्तन हैं। उनके नाम आप जान सकते हैं अगर हम पश्चिम से शुरू करें, कांदला गुजरात में, फिर मुंबई, फिर नवा शिवा, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। इनमें से आप देखेंगे जो पश्चिमी तट के समुद्री पत्तन हैं, कांदला, मुंबई, नवा शिवा, कोच्चिन, न्यू मैंगलोर, ये सभी समुद्री पत्तन प्राकृतिक पोताश्रय वाले हैं, नेचुरल हार्बर्स वाले हैं, जो कि पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी तट के पत्तनों के साथ नहीं है। अभी एक नया शब्द आ गया, पोताश्रय। पत्तन
और पोताश्रय में क्या अंतर है, समझने का प्रयास कीजिए। अ रेलवे स्टेशन इज टू अ प्लेटफॉर्म एंड सो इज अ सी पोर्ट इज टू हार्बर। जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है, उसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरीके से सी पोर्ट रेलवे स्टेशन की तरीके से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और उसमें जहां समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, लंगर डालते हैं, एंकर करते हैं, उस स्थान को हम पोताश्रय कहते हैं, हार्बर कहते हैं। रेलवे स्टेशंस की तरीके से पोर्ट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। गोदाम है, वहां पर वेयर हाउसेज हैं, शिप यार्ड्स हैं जहां पर जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए रहते हैं, ऑफिसेज हैं। पूरे स्ट्रक्चर को हम पोर्ट कहते हैं, लेकिन पोर्ट का वो हिस्सा जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं, जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म्स इन द रेलवे स्टेशन, उनको हम हार्बर कहते हैं। और पश्चिमी तट पर मैंने कहा प्राकृतिक पोताश्रय वाले पत्तन है, इसलिए क्योंकि पश्चिमी तट की नदियां, एक तो बहुत अधिक नदियां हैं नहीं, नर्मदा तापी को छोड़ दें तो छोटी छोटी नदियां हैं, एंड दे नेवर मेक डेल्टा, वो जमाव नहीं करती अपने रिवर माउथ पर, वो एस्चुअरी से होकर के बहती हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी से होकर के बहती हैं। इसलिए ये पश्चिमी तट के जो पत्तन है, उनके पोताश्रय में सिल्टेशन कम होता है, गाद कम जमा होती है, तो उनको बार बार डिसिल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्वी तट पर यह काम बार बार करना पड़ता है। यदि हम डिसिल्ट नहीं करेंगे तो बड़े जहाज एंकर होने के लिए किनारे तक या हार्बर तक नहीं पहुंच पाते। अब हम बात करें थोड़ी इनलैंड वाटरवेज की, अंतःस्थलीय जलमार्गों की। इनका भी इतिहास सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। जब प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई तो नगर कहां बसे थे? नदियों के किनारे। क्यों बसे थे? नदियां जल आपूर्ति का साधन थी, जो आपके डोमेस्टिक यूज है या इरिगेशन पर्पस के लिए है, जल नदियों से मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये नदियां परिवहन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। तो आज भी इनलैंड वाटरवेज का उतना ही महत्व है। हाँ, ये जरूर है, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, नगरीकरण हुआ, वैसे वैसे इन अंतःस्थलीय जलमार्गों का महत्व थोड़ा कम हो गया। They have been challenged by the लैंड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज और रेल्स का नेटवर्क हो गया, तो इनको थोड़ी चुनौती उससे मिली। ये इनलैंड वाटरवेज या अंतःस्थलीय जलमार्ग नदियों में हो सकते हैं, देश की नहरों में हो सकते हैं, कैनाल्स में, बैक वाटर्स जो पश्च जल हैं समुद्र तट के किनारे, झीलें हैं, जलाशय हैं, वो चाहे नेचुरल लेक्स हों या मैन मेड लेक्स हों जो बांधों के पीछे बन जाती हैं, इन सब में इनलैंड वाटर वेज बनाए जाते हैं, जो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस लैंड ट्रांसपोर्ट को भी, रेल और रोड्स को भी फीड करते हैं। आपको हम लोगों ने पढ़ा था भाई, रेल्स की तो बहुत सीमा है, दुर्गम भागों में नहीं जाती, और अगर संयोग से उन दुर्गम भागों में कोई जलाशय है, कोई झील है, तो इजीली हम वहां पर इनलैंड ट्रांसपोर्ट नदियों में, झीलों में, बैक वाटर्स में, लेगून्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा भारत में 3 ऐसी शिपिंग कैनाल्स हैं। आपने कैनाल्स की बात आती है तो इरिगेशन कैनाल पढ़ा, सुना है, सिंचाई की नहरें, राइट। इनंडेशन कैनाल, बाढ़ वाली नहरें जो ड्रेनेज करती हैं, बाढ़ वाले क्षेत्रों से पानी के निकास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
लेकिन केवल शिपमेंट के लिए, केवल शिपिंग के लिए, केवल नौ परिवहन के लिए, जल मार्गों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरें बहुत कम है। भारत में मैंने कहा कि 3 है। एक तो बकिंगम कैनाल दक्षिण भारत में, वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला के तट पर फिर से दक्षिण भारत में, और आंध्र और उड़ीसा की तरफ पूर्वी तट पर ईस्ट कोस्ट कैनाल। अब देखें, जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है, पश्चिमी नहर जिसकी हमने बात की, जो शिपिंग कैनाल है, ये बकिंगम कैनाल पहले देखें, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से कोलापट्टी तक जाती है पांडिचेरी में। बकिंगम कैनाल नाम थोड़ा अजीब नहीं लगता है? लगता है जैसे ग्रेट ब्रिटेन में हो, लेकिन हमारे देश की ये नहर है जो शिपिंग कैनाल है, परिवहन नहर है कह सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट कैनाल। कहां से कहां तक? फिर से देखें एक बार, ये बकिंगम कैनाल है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कोलापट्टी पांडिचेरी, यहां तक ये बकिंगम कैनाल है। फिर आप देखें, पारादीप से हल्दिया तक, दोनों सी पोर्ट्स हैं, अभी हमने नाम लिए, पारादीप और हल्दिया को जोड़ने वाली है ईस्ट कोस्ट कैनाल, पूर्वी नहर। और केरल के तट पर आप देखेंगे, जो हमारा अभी हम चर्चा करेंगे नेशनल वाटरवेज की, कोलापुरम से कोल्लम तक, यह है वेस्ट कोस्ट कैनाल। अब हम बात करें जो इनलैंड वाटरवेज हैं, उनको कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं, कुछ कारक हैं इन अंतःस्थलीय जल मार्गों के लिए। सबसे पहले तो क्या है? नेविगेबिलिटी। नदियां हैं या झीलें हैं या बैक वाटर्स हैं, उसमें नौगम्यता होनी चाहिए, नेविगेबिलिटी। ये नेविगेबिलिटी है क्या? विड्थ और डेप्थ प्रॉपर होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, गहराई पर्याप्त होनी चाहिए जल की ताकि जहाज आसानी से जा सकें, और चौड़ाई भी पर्याप्त होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बरसाती नदियों में आप पानी के जहाज नहीं चला सकते, तो नेविगेबिलिटी एक फैक्टर है। वाटर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द ईयर, हमेशा उसमें जितनी दूर तक जल मार्ग है, जितनी दूर तक शिपमेंट करना है, उतनी दूर तक पानी का बहाव प्रवाह पूरे वर्ष बना रहना चाहिए। अब ये एक चैलेंज होता है। अभी हमने चर्चा की, नदियों पर हमने बांध बनाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में हमने बांध बना दिए, तो जाहिर है कि जो फ्लो है, फ्री फ्लो ऑफ वाटर रुकता है, तो वो भी एक बाधा के रूप में है, उसको एड्रेस करना है। अब प्रयास क्या किए जा रहे हैं? आप देखेंगे यूरोपीय देशों में पूरी तरीके से, पश्चिम में सभी नदियों को इंटरकनेक्ट करने की योजना है। वहां तो इंटरकनेक्ट हैं ज्यादातर नदियां, वोल्गा नदी है, राइन नदी है, जर्मनी की वोल्गा, रूस की नदी, इन सब नदियों की ट्रिब्यूटरीज को आपस में जोड़ दिया गया है ताकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर बना रहे, तब उनको वो इनलैंड वाटरवेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनको पोटेंशियल इनलैंड वाटरवेज के रूप में देखा जाता है, उनको आपस में जोड़ने की प्लानिंग है। भारत में आप देखें, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी 1986 में ये स्थापित हुई, इस्टेब्लिश हुई इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, और उसने भारत में जो पोटेंशियल इनलैंड वाटरवेज हो सकते हैं उनके बारे में बहुत काम किया। और इस समय आप देखेंगे तो 20,275 किलोमीटर, 20,275 किलोमीटर नौगम्य नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज का पोटेंशियल इस
WA ने निर्धारित किया है। और 3 नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवेज हमने पढ़े थे पिछले एपिसोड में, उनके बारे में चर्चा की थी, वैसे ही ये 3 नेशनल वाटरवेज है। नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 3। पहला है इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में, और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर्स। और तीसरा NW3 कोल्लापुरम टू कोल्लम, 365 किलोमीटर्स। और अभी हमने आपको बताया था जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है वो इन्हीं दोनों ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच है, कोल्लापुरम टू कोल्लम, और ये बैक वाटर्स में है केरला में। इसके बाद देखें हम अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें। जैसे अभी हमने कहा कि चीपेस्ट है महासागरीय जलमार्ग या इनलैंड अंतःस्थलीय जलमार्ग, माने जलमार्ग बहुत सस्ते हैं, लेकिन एयरवेज या एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा है, लेकिन सबसे तेज भी है। और पूरी दुनिया को जो एक गांव की तरीके से, आजकल हम लोग कहते नहीं द ग्लोबल विलेज, माने इतने करीब जो दुनिया के देशों को ले आया है, उसमें हाथ इस एयर ट्रांसपोर्ट का भी है, क्योंकि ये दूरियों को तय करने में समय को बहुत कम कर देता है, लेकिन महंगा है, कॉस्टली है। इसलिए आप देखेंगे जो एयरवेज का सिस्टम है, एयरवेज का अपना नेटवर्क है, वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जो देश या जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से अधिक आगे हैं, अधिक विकसित हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये महंगा है तो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, जनसंख्या घनी होनी चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए, लोगों के पास, सरल भाषा में मैं कहूं तो लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो ट्रेवल कर सकें बाय एयर। तो ये महंगा है लेकिन फास्ट है। और खास तौर से आप देखें जो एयर ट्रांसपोर्ट है, अनडुलेटिंग सरफेस, रफ टेरेन, जो ऊबड़ खाबड़ धरातल वाले पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं जहां पर स्थल परिवहन के साधन जुटाना कठिन है, महंगा है, उन क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि इनके लिए भी कोई ट्रैक नहीं बनाना पड़ता। नो डाउट मौसम के जो अतिरेक होते हैं, भाई क्लाउडीनेस है, बादल छा गए, मौसम इनक्लेमेंट वेदर होता है, तो ऐसी स्थिति में इनको लैंडिंग में या उड़ान भरने में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज दे डोंट नीड अ ट्रैक लाइक वाटरवेज। भारत में अगर हम बात करें वायु परिवहन की, तो इसकी आप कह सकते हैं फॉर्मल या टेक्निकल टोकन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जब इलाहाबाद से नैनी तक मेरली 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर के लिए एक ये टोकन उड़ान भरी गई थी। लेकिन फिर आज़ादी के बाद आप जानते हैं अब भारत में तमाम एयरपोर्ट्स हैं। आप देखें 1 दर्जन से अधिक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, दिन पर दिन बदलते हैं, दर्जा किसी न किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलता रहता है। और ऐसे सैकड़ों जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। भारत में वायु परिवहन की व्यवस्था, उसके तंत्र की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर में भी है, स्टेट ओन्ड, और प्राइवेट सेक्टर में भी है। पब्लिक सेक्टर में जो हमारे देश का वायु परिवहन है उसकी 3 श्रेणियां हैं। एक तो एयर इंडिया जो यूजुअली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। फिर इंडियन एयरलाइंस जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, और तीसरा हेलीकॉप्टर सर्विस है पवन हंस की, वो भी डोमेस्टिक है।
और आप जानते हैं जो इंडियन एयरलाइंस है उसका नाम रिसेंटली बदल दिया गया है, बहुत रिसेंटली तो नहीं कहेंगे लेकिन बदला गया है 1911 में। आई एम सॉरी, उसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है केवल इंडियन। जो इंडियन एयरलाइंस था उसका नाम बदल करके केवल इंडियन कर दिया गया है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को मैनेज करती है। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है, अभी मैंने कहा ना कि दुर्गम भागों के लिए बहुत उपयोगी है। आप देखिए जैसे हमारे देश में ये असम के तेल क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र हैं, पर्टिकुलरली आप देखें ऑयल रिफाइनरीज तक या ऑयल फील्ड्स तक जाना हो तो इन चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों छोटे और चाहे वो जहाज हों, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। ये पेट्रोलियम सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जो हमारे देश का है और टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जितने हमारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी हो, तमाम जगहों पर जो पिलग्रिम प्लेसेस कह लीजिए या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, वहां पर यह हेलीकॉप्टर सेवा भी चलती है। तो वायु परिवहन सबसे महंगा है लेकिन तीव्रता से जाता है, इसलिए कई मामलों में ये दूसरे जो यातायात के साधन हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर एक और चर्चा हम करना चाहेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपने यहां देखा कि अलग से नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए और टूरिज्म के लिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं जिनको कई बार हम लोग सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वहां क्यों अधिक महत्वपूर्ण है वायु परिवहन? सबसे पहली बात तो वहां पर बहुत ही रफ टोपोग्राफी है, अंडुलेटिंग सरफेस है, पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, आप जानते हैं। साथ ही वनों से आच्छादित क्षेत्र भी हैं, नदियों में प्रायः बाढ़ आती रहती है। ऐसे में स्थलीय परिवहन जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल्स हैं या रोड्स हैं, अगर रोड्स हैं भी तो ऑल वेदर मोटरेबल नहीं रहती, दिक्कतें आती हैं। तो उन क्षेत्रों में इस टोपोग्राफी की वजह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इस वजह से वन क्षेत्र हैं, इस वजह से बहुत सारी नदियां हैं जिन पर बरसात में ब्रिज काम करना बंद कर देते हैं, ओवरफ्लो होने लगता है पानी बाढ़ का ऊपर से, तो रोड से दिक्कत होती है, रेल से दिक्कत होती है। ऐसे में वहां एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिमोट विलेजेस उनके लिए भी। इतना ही नहीं, जब कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दुर्गम स्थान तक जाना है, बाढ़ आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए पर्वतीय क्षेत्रों में, तो हम हेलीकॉप्टर से या वायु सेवाओं से ही वहां तक जा पाते हैं। दूसरी बात जो उत्तरी पूर्वी भारत के बारे में है, आप सब जानते हैं भारत के जो ये 7 राज्य मैंने कहा, 7 बहनें, भाई नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, इन सभी जगहों को अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी टेरिटरी से होकर जाना है तो केवल एक कॉरिडोर है, थ्रू वेस्ट बंगाल। अब उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में से कोई व्यक्ति चले और इतना चक्कर लगा करके, आप थोड़ा मैप को ध्यान दें, वही वेस्ट बंगाल होकर के घूम करके फिर आए, या उड़ीसा का कोई व्यक्ति है, वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, त्रिपुरा जाना चाहता है, तो फिर क्या है, उसी कॉरिडोर से असम से होकर के आने की बात, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और सीधे ऐसे जाना चाहता है तो 2 बार बॉर्डर क्रॉस करना, एक बार बांग्लादेश में प्रवेश करिए, बॉर्डर क्रॉस कीजिए इंटरनेशनल, फिर बांग्लादेश पार करके त्रिपुरा में जाइए, चाहे मणिपुर जाइए। तो इस वजह से उत्तरी पूर्वी भाग में वायु परिवहन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत आसान तरीके से सभी को इनके बारे में पता है। मैंने केवल यहां देखिए अरेंज किया है 2 हेड में। जो हमारा संचार तंत्र है वो एक तो व्यक्तिगत है, पर्सनल, और दूसरा आप कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन सिस्टम
जिसको आप सामुदायिक संचार कह सकते हैं, और ये व्यक्तिगत संचार। इसमें आप देखें, संचार आपको याद है हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो हमने देखा थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट, थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन में क्या बचता है? द मैसेजेस, द मूवमेंट ऑफ मैसेजेस, विचारधाराओं का, संदेशों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो संचार कहलाता है। और ये संचार व्यक्तिगत रूप से लेटर, फिर टेलीफोन, टेलीग्राम, देखिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये सेवा अब समाप्त, एक्सटिंक्ट एक तरीके से हो गई। आप सभी जानते हैं जो तार की सेवा थी, टेलीग्राफिक सर्विसेज थी, वो अब नहीं है। फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, आप भली भांति परिचित हैं, इनके बिना तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसी समय देखें, पैंडेमिक का समय है और हम लोग अगर क्लास में भी बच्चों से मिलना चाहते हैं, कहीं हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो वी आर थ्रू दिस इंटरनेट, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे जियो मीट हो, वेबिनार हो, मैंने विदाउट इंटरनेट यू कांट डू। और आप इसमें देखेंगे लेटर्स भी तो बहुत कहाँ दिखाई पड़ते हैं। अभी हमसे कोई आसानी से पूछ दे पोस्ट कार्ड की कितनी कीमत है, आई कांट टेल। तो ये है व्यक्तिगत संचार के माध्यम। और फिर हम बात करें कुछ मास कम्युनिकेशन, जो सामुदायिक संचार के साधन है। इसमें देखिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन। यहां देखिए फिर हमने सैटेलाइट को अलग से अंडरलाइन किया है। सैटेलाइट या उपग्रह ये दो रूपों में महत्वपूर्ण है। एक तो स्वयं में आपने देखा, इट इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम भी है सैटेलाइट। और साथ साथ आप देखेंगे इन सब को मदद करता है, फैसिलिटेट करता है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, है, इन सब को सैटेलाइट सिस्टम जो हमारा है कम्युनिकेशन का, वो मदद करता है। तो स्वयं एक संचार का माध्यम भी है सैटेलाइट या उपग्रह, और दूसरे जो संचार के माध्यम है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज बेटर थ्रू द सैटेलाइट्स। अब भारत में सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है, दो मुख्य रूप से सिस्टम है। एक जिसको हम इनसैट कहते हैं, जो 1983 में शुरुआत हुई, जिसकी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये इनसैट जो 1983 में शुरू हुआ, ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट था शुरू में। और उस समय हमारे देश से ये लॉन्च भी नहीं किया गया था क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्चिंग पैड नहीं था। अभी है, आपकी जानकारी के लिए, श्रीहरिकोटा प्राय सब लोग परिचित हैं, जहाँ से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। और वहाँ पर क्या है, ये आप देख रहे हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वहाँ हमने इस्टेब्लिश कर रखा है श्रीहरिकोटा में, जहाँ से चाहे वो इनसैट हो जिसको मैंने कहा, और चाहे दूसरा जो सिस्टम हमारे यहाँ सैटेलाइट का है भारत में, IRS, जो 1988 में शुरू किया गया। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूर संवेदन उपग्रह। अभी जैसे मैंने कहा था, इनसैट जो पहले शुरू में सबसे पहले जो लॉन्च हुआ, वो मल्टीपर्पज था, सभी काम करता था। देखिए टेली कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, मीटरोलॉजिकल, जो जलवायु और मौसम संबंधी, जैसे हमारे यहाँ वेदर फोरकास्ट होती है, कैसे होती है, सैटेलाइट हमने लॉन्च कर रखा है, ऑर्बिट में हमने उसको स्थापित कर दिया है। अब वो हमको निरंतर मौसम संबंधी सूचनाएं देता है। हमारे संसाधन कहाँ कहाँ हैं, उन पर हम निगाह रख सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। भाई वन क्षेत्र कितनी दूर में है, तुरंत आप चाहे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, चाहे जो आपके इनसेट हैं उनसे उनके पिक्चर्स आपके पास आ जाते हैं। आप अपनी सीमाओं की देख रेख कर सकते हैं, विजिलेंस रह सकती है आपकी। अभी इस समय आप देख रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर, चारों ओर कितनी तहसील है, कितना टेंशन है।
और हमारे पास सूचनाएं कहाँ से आती हैं? थ्रू सैटेलाइट, जो हमने पहले ही लॉन्च कर रखे हैं, अपने एक निश्चित कक्षा में हमने उनको स्थापित कर रखा है और वो निरंतर हमको फोटोग्राफ्स और डेटा भेजते रहते हैं, जिसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं IRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये लॉन्च होने के बाद आप अभी जानते हैं वेदर फोरकास्ट कितनी एक्यूरेट हो गई है। पल पल का हमको बहुत एक्यूरेट, 2 दिन बाद वर्षा होगी, आज यहाँ रेड सिग्नल हो गया, आज यहाँ ऑरेंज सिग्नल हो गया, बहुत भयानक बारिश होने वाली है, तेज आंधियाँ आने वाली है, तूफान आने वाला है। ये सब चीज़ें हम बहुत प्रिसाइजली कैसे फोरकास्ट कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस IRS जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आप देखें, NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, यह है हैदराबाद में। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है। तो मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों वीडियोस में, जो पिछला हमने देखा था इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पार्ट 1, जिसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्ट की विशेष करके चर्चा की थी, और आज का ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पार्ट 2, जिसमें हमने वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा की। होप यू एंजॉयड दिस। और हर एपिसोड की तरीके से अंत में मैं फिर आपसे बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, अर्नेस्टली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एपिसोड देखें और अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।